तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग बात कर रहे थे फोर्थ चैप्टर के ऊपर, बल के ऊपर, और आज की क्लास में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करेंगे। हम न्यूटन के लॉज को डिस्कस कर रहे हैं। न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है वो F = m है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, बताया था किस तरीके से लॉ आया। इस पर जो हमारे डेली लाइफ फिनोमिनाज है, हमारे दैनिक जीवन में होने वाले जो भी घटनाएं हैं इससे रिलेटेड, वो भी हमने डिस्कस करी है। आज की क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए, यह सेकंड लॉ और कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो इनको साथ साथ आप भी सॉल्व कीजिए और इनके सॉल्यूशंस जो है मैं अभी आपको बताऊँ। पहला क्वेश्चन है, किस में अधिक बल की आवश्यकता होगी, मतलब फोर्स ज्यादा कहाँ पर होगा। किस में अधिक बल की आवश्यकता होगी, कहां पर मुझे ज्यादा फोर्स चाहिए होगा। एक 2 किलोग्राम की वस्तु है, उसको 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित करने में, या फिर 4 किलोग्राम की वस्तु है, इसको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित करने। मतलब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, दो वस्तुएं हैं। एक वस्तु का जो द्रव्यमान है वो 2 किलोग्राम है और एक वस्तु का जो द्रव्यमान है वो 4 किलोग्राम है। दोनों को हमको अलग अलग त्वरण देना है। उसके लिए हमको इन पर बल लगाना पड़ेगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है किसमें हमको ज्यादा बल, इस वस्तु के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ेगा या फिर इस वस्तु के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, एफ निकालना है हमें और एम और ए हमको दिए हुए हैं क्वेश्चन में। अगर पिछली क्लासेस में आपने बात को समझी है तो आप इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। 1 मिनट का टाइम है क्वेश्चन को करने के लिए, जल्दी से सॉल्व करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, आपको जो आंसर मिला होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। आंसर देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए। फर्स्ट पार्ट का हमको ये क्या दिया हुआ है, ये द्रव्यमान दिया हुआ है यानी m दिया हुआ है 2 किलोग्राम, और यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, ये त्वरण दिया हुआ है यानी एक्सेलरेशन दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और निकालना क्या है, बल निकालना है। तो गति के, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से हम जानते हैं F बराबर ma होता है। F बराबर m गुणा ए। एक्चुअल में ma का मतलब m गुणा a है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, m इंटू ए, m गुणा a, ठीक है। ये गुणा है, x नहीं है। मतलब m और a की क्या करनी है, गुणा करनी है, उनका प्रोडक्ट निकालना है, वो हमारा आंसर होगा। तो हम इसको जैसे लिखते हैं तो ma लिखते हैं सीधे सीधे, गुणा हम लोग बीच में लगाते नहीं। मतलब क्या होता है कि इन दोनों की गुणा करनी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होगा कोई भी। तो m कितना है 2 और a कितना है 5, तो f बराबर आ गया 10 और इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। अभी पूरा आंसर आ गया क्या, नहीं पूरा आंसर नहीं आया है। हमसे क्या पूछा गया है, किस में अधिक बल होगा। अब इसके लिए भी हमको बल निकालना है। तो सेकंड पार्ट के लिए भी हम सेम करेंगे। ये m हो गया, ये a हो गया। m इज इक्वल टू 4 kg और a इज इक्वल टू हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। f निकालना है तो f इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए। m की वैल्यू कितनी है 4, a की वैल्यू है 2, 4 दूने 8 न्यूटन आ गया। अब आप देख सकते हैं सिंपली कि कहाँ पर बल ज़्यादा है कहाँ पर कम है। एक तरफ बल जो है 10 न्यूटन है और एक तरफ 8 न्यूटन है। तो आप लिख सकते हैं इसमें, आप लिख सकते हैं इसमें अपना आंसर। पहली स्थिति में जो फर्स्ट केस है, अधिक बल की आवश्यकता होगी। अधिक बल की आवश्यकता, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नोट डाउन करेंगे जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं। जल्दी से नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं। 5 न्यूटन का एक बल, 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान m1 को
10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से त्वरित कर देता है ना। इसको इन शॉर्ट लिखो, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित कर देता है। उसके बाद क्वेश्चन है, तथा द्रव्यमान m2 को जो है त्वरण देता है वो 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का है, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित करता है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन का पार्ट है, अगर दोनों द्रव्यमानों को मिला दिया जाए तो इस बल के द्वारा उत्पन्न त्वरण होगा। देखिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले एक बार रीड करेंगे क्वेश्चन को सभी बच्चे, और फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्या कहने की कोशिश की जा रही है। दो वस्तुएं यहाँ पर, एक का द्रव्यमान m1 है, एक का द्रव्यमान m2 है। सपोज एक का द्रव्यमान ये रहा m1 और एक का द्रव्यमान ये रहा m2। ठीक है, ये m1 वाला है, ये m2 वाला है। 5 न्यूटन का एक बल है, जब ये m1 पर लगता है तो इसमें 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण आ जाता है। यानी कि मैं यहां से इस पर 5 न्यूटन का बल लगाता हूं। आप ये सोच सकते हैं कि मैं यहां से इसको क्या कर रहा हूं, पुश कर रहा हूं। जब मैं पुश करूंगा तो ये क्या होगा, आगे के डायरेक्शन में पुश होगा, है ना। तो ये इस डायरेक्शन में चलने लगता है और इसमें जो त्वरण आता है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आता है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। ऐसा ही हम इसके साथ भी करते हैं। यही 5 न्यूटन का बल मैं इस पर भी लगाता हूं। ध्यान से समझेंगे बात को। जो 5 न्यूटन का बल यहां लगाया था वही 5 न्यूटन यहां पर भी लगाया, और हमको कितना एक्सेलरेशन देखने को मिला अब की बार, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमको अब की बार देखने को मिला 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब भी मैं किसी वस्तु पर बल लगाता हूं तो वो त्वरित हो जाती है, वो एक्सेलरेट हो जाती है ना। और एक्सेलरेट होकर के वो मूव करने लगती है। ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम है, उस पर ये क्वेश्चन पूछा गया हमसे। तो उन्होंने हमको दो केस दे दिए, दो अलग अलग वस्तुओं पर सेम बल लगाया, एक ही बल दो अलग अलग द्रव्यमान वाली वस्तुओं पर लगाया। तो जाहिर सी बात है कि दोनों में जो त्वरण आएगा वो अलग अलग ही आएगा। ये वैल्यू सेम कब रहती, जब ये दोनों m1 और m2 सेम रहता। क्योंकि ये वैल्यूज डिफरेंट आ रही है, मतलब m1 और m2 के मान अलग अलग हैं। m1 और m2 के मान अलग अलग है। अब जरा सोचिए, मैंने आपको बताया था न्यूटन की गति के दूसरे नियम से, ये क्या है भाई, ये F है, ये क्या है भाई, A है, ये क्या है, F है, ये क्या है, A है। F बराबर क्या होता है, m गुणा A। F बराबर क्या होता है, m गुणा A। मतलब जो ये 5 न्यूटन है, इसको और इसको गुणा करके भी 5 आना चाहिए, और इसको और इसको गुणा करके भी 5 आना चाहिए, है ना। तो देखो भाई, 10 से मैं कितने नंबर की गुणा करूं कि 5 आ जाए, तो 10 से मैं 5 की गुणा करूंगा, 5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 50 हो जाएगा। लेकिन मुझे 5 लाना है तो मैं 0.5 की मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब कि m1 की जो वैल्यू है वो 0.5 kg है। क्या ये बात समझ में आई? m1 की जो वैल्यू है वो 0.5 kg है। मैं यहां पर लिख ले रहा हूं, m1 इंटू ए होगा। m1 की वैल्यू मुझे यहां से मिल रही है 0.5 kg। ऐसे ही मुझे बताइए F इज इक्वल टू यहां पर होगा m2 इंटू ए। 20 में मैं कितने नंबर की गुणा करूं कि 5 आ जाए, 20 इंटू कितना करूं कि 5 आ जाए। तो 20 को मुझे 5 बनाने के लिए 2.5 2.5
0.25 0.25 का मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि m2 का मान आ गया 0.25। देखो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से आया तो आप क्या करो, डिवाइड करो। 5 को 10 से डिवाइड करा तो 1/2 आया, 1/2 मतलब 0.5 kg। यहाँ पर मैंने क्या किया, 5 को 20 से डिवाइड किया तो 1/4 आया, 1/4 मतलब 0.25 kg, है ना। तो सिंपल सा ये काम, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इस तरीके से करो, समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ से मुझे क्या पता लगा, m1 का द्रव्यमान पता लगा, m2 का, जो दोनों ऑब्जेक्ट है दोनों का अलग अलग मुझे द्रव्यमान जो है पता लग गया है, मास जो है पता लग गया है। अब मुझे क्या कहा गया क्वेश्चन में, अब मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाऊंगा प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोला, अगर दोनों द्रव्यमानों को मिला दिया जाए, मिला देना है, मिला के मतलब m1 और m2 को मिला करके एक बना देना है। देखो कैसे, ये रहा m2 यहां पर ले आए, ये रहा m2 इसको यहां पर ले आए, m1 और m2 को मिला दिया, एक बना दिया, ठीक है। तो बोला अब की बार फिर हमने यही बल लगाना है। देखो मिला दिया जाए, मिला दिया, इस बल मतलब यही वाला बल लगाया फिर से अभी 5 न्यूटन का, मिला करके अगर ये बल लगाया जाए तो त्वरण को ज्ञात करना है। अब की बार त्वरण कितना होगा, मतलब कि एक्सेलरेशन कितना होगा, ए की वैल्यू क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया। m1 और m2 को मिला देने का मतलब m1 और m2 को हमने मिला दिया है, मतलब जो कुल द्रव्यमान है, जो कुल द्रव्यमान है m1 प्लस m2 वो कितना आएगा, m1 प्लस m2, मतलब इसको और इसको ऐड कर देंगे 0.5 और 0.25 जो कि आएगा 0.75 kg। तो अब की बार हमको एक्सेलरेशन निकालना है। सेम काम हम करेंगे कि 0.75 में किस नंबर की गुणा करूं कि 5 बन जाए, 0.75 में किस नंबर की गुणा करूं कि 5 बन जाए, या तो आप ऐसे कर लीजिए और या फिर डिवाइड वाला काम कर लीजिए। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पर लेकर चलता हूं। एक्सेलरेशन हमको यहाँ पर निकालना है, बल दे रखा है 5 न्यूटन है, और जो द्रव्यमान निकल के आ रहा है m1 प्लस m2 का वो आ रहा है 0.075 kg। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी वो आप F/m करके मतलब 5/0.75 करके निकाल सकते हैं। यहाँ से पॉइंट हटाया, 2 0 आ गए और इसको काट दीजिए 500 और 5 15 जा, 5 3 जा, 5 20 जा, 20/3 आ रहा है। 20/3 बोले तो 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। मतलब कि अगर मैं इन दोनों द्रव्यमानों को मिला करके एक ऑब्जेक्ट बना दूं, ठीक है, एक वस्तु बना दूं और उस पर भी मैं 5 न्यूटन का बल लगाऊं तो वो ऑब्जेक्ट इस त्वरण से चलेगा, 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से त्वरित होगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं हम लोग। नोट डाउन कर लिया होगा आपने, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। आंसर आएगा इसका 20/3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसको आप डिवाइड करेंगे तो 6.67 आएगा आंसर, 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करें और इसको रिलेट करने की कोशिश करें। क्वेश्चन में ये बोला गया है, एक गाड़ी का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है। एक गाड़ी का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है, 1500 किलोग्राम है। यदि गाड़ी को यदि गाड़ी को 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण के साथ विरामावस्था में लाना है, विरामावस्था में लाना है, तो गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला बल कितना होगा।
गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला बल कितना हो। चलिए, क्वेश्चन को समझने की अगर हम कोशिश करें तो क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि एक गाड़ी है जो कि 1500 किलोग्राम की है, ठीक है। यदि गाड़ी को हमने कुछ त्वरण दिया है, लेकिन यहां पर वर्ड आ रखा है ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण को थोड़ा समझते हैं। एक होता है त्वरण, दो टर्म्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, एक होता है त्वरण और एक होता है मंदन। देखो दोनों को ऐसे समझेंगे, इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन और इसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर डिसेलरेशन बोलते हैं, इस तरीके से, ठीक है। त्वरण और मंदन, देखो समझो बात को, सिमिलर कहानी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। एक ये कार है, ठीक है। अब ये कार जो है ये चलने लग रही है। ये कार को हमने बल लगाया और फोर्स इसमें लगाने का काम कौन करेगा भाई? हमारा इंजन करेगा। इस गाड़ी में एक इंजन होता है, हर गाड़ी में इंजन होता है। वो इंजन क्या काम करता है? फोर्स लगाने का काम करता है, यानी कि गाड़ी को चलाने का काम करता है। जब तक गाड़ी पर बल नहीं लगेगा तो गाड़ी चलेगी कैसे? तो इस इंजन ने क्या करा? गाड़ी पर बल लगाया, गाड़ी जो है आगे की डायरेक्शन में चलने लगी। एक्सेलरेटर आप खींचते हैं, गाड़ी में दो चीज होती है, एक होती है एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर मतलब जिसको हम, एक्सेलरेशन मतलब गाड़ी को और स्पीड से चलाना। जब गाड़ी की स्पीड बढ़ानी होती है तो हम एक्सेलरेटर दबाते हैं। तो एक होता है एक्सेलरेटर और दूसरा होता है ब्रेक। एक्सेलरेट गाड़ी को आगे की डायरेक्शन में भगाता है और ब्रेक गाड़ी को पीछे खींचता है। जब आप एक्सेलरेटर पे पैर दबाएंगे तो गाड़ी आगे भागेगी और स्पीड से, जब आप ब्रेक पर पैर रखेंगे तो गाड़ी रुकेगी और पीछे की तरफ खींचेगी गाड़ी, है ना। तो दोनों ही केसेस में जो बल लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन। एक्सेलरेटर दबाएंगे तो आगे की तरफ बल लगेगा, ब्रेक दबाएंगे तो पीछे की तरफ बल लगेगा, यानी गाड़ी पीछे की तरफ आएगी। तो जब ये केस होगा, जब आप एक्सेलरेटर दबाएंगे तो गाड़ी में त्वरण होगा। तब गाड़ी में क्या होगा? त्वरण होगा। जब गाड़ी त्वरित होगी तो वहां पर एक्सेलरेटर में आपने पैर दबाया होगा, गाड़ी आगे की तरफ जा रही होगी, फोर्स आगे की तरफ लग रहा होगा। लेकिन जब आप ब्रेक पर पैर लगाएंगे तो वहां पर मंदन होगा, मतलब गाड़ी की स्पीड स्लो होगी, गाड़ी पीछे की डायरेक्शन में खींचेगी। तो यहां पर ऋणात्मक त्वरण मतलब इस ब्रेक लगाने की बात की गई है। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। गाड़ी का द्रव्यमान इतना है, गाड़ी को इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण के साथ विरामावस्था में लाना है। मतलब ये गाड़ी चल रही है, हमने ब्रेक लगाने हैं और गाड़ी को रोकना है। बात समझ में आ रही है? ऐसा काम करना है हमको। तो गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला बल कितना होगा? अब समझ में आ गई कहानी। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन है, यानी कि त्वरण है, द्रव्यमान है, तो जाहिर सी बात है बल तो होगा, फोर्स तो होगा। हमसे वही फोर्स पूछा है, कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया? गाड़ी चल रही है, गाड़ी को, चलती हुई गाड़ी को ब्रेक मार करके रोकना है, कितना बल लगेगा? सिंपल सी बात है, जो गाड़ी और गाड़ी के टायर और सड़क के बीच में लगेगा, ये यहाँ पर इस जगह पर कितना बल लगेगा, ये जो इस गाड़ी को रोकेगा। समझ गए क्वेश्चन? आई होप समझ गए होंगे। तो ये कहानी है क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस कहानी को सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है द्रव्यमान m बराबर 1500 kg। काम बहुत आसान होगा इसमें। a इज इक्वल टू दे रखा है 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन बोला हुआ ये ऋणात्मक त्वरण है, मतलब माइनस लगाएंगे यहाँ पर, और f हमको निकालना है। तो आप जानते हैं, हमने न्यूटन की गति का दूसरा नियम पढ़ा है, F बराबर क्या होता है? ma, m गुणा a। तो m कितना है? 1500 और a कितना है? -1.7। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, आई थिंक F इज इक्वल टू 2550 न्यूटन मेरे हिसाब से। लेकिन माइनस का साइन, ये ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि आरोपित बल व गाड़ी की
गति की दिशा दोनों परस्पर विपरीत है, दोनों परस्पर क्या है, विपरीत हैं, ऑपोजिट टू ईच अदर। बात समझ में आई? मतलब गाड़ी चल रही है आगे, गति की दिशा है आगे की तरफ, और ब्रेक मार दिया आपने तो गाड़ी पर बल लग रहा है पीछे की तरफ। बोला था ना, जब ब्रेक मारेंगे तो आगे चलती हुई गाड़ी को पीछे खींचना पड़ेगा। ब्रेक मारने में क्या होता है, गाड़ी पीछे की तरफ खींचती है, तो गति हो रही है आगे और हम बल लगा रहे हैं पीछे की तरफ, तो ये माइनस साइन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये माइनस नहीं होता यहाँ पर तो हमको क्या लगता कि ये त्वरण है, मतलब गाड़ी चल रही है और आपने इसको और स्पीड दे दी तो गाड़ी और तेजी से आगे चलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, गाड़ी को रोकना है, रोकने के लिए नेगेटिव में आना चाहिए बल। बात समझ रहे हैं ना? पॉजिटिव मतलब कि बल लग रहा है, आरोपित हो रहा है बल, मतलब और तेजी से, जो ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो और तेजी से चलेगा, वो और त्वरित होगा। लेकिन अगर किसी वस्तु को रोकना है तो उसके लिए जो बल का साइन आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। अगर आपका माइनस साइन आ रहा है मतलब कि ऑब्जेक्ट रुकेगा या फिर स्लो डाउन होगा, उसकी गति कम होगी। क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर माइनस आना चाहिए था, जो कि आया है। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, नोट डाउन करें। तो आई होप यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई होगी। एक बार वापस से आपको न्यूटन के सेकंड लॉ में लेकर चलता हूँ। न्यूटन के सेकंड लॉ में हमको ये बताया गया कि जब कोई भी वस्तु त्वरित होगी, है ना, जब वो एक्सेलरेट होगी तो उस पर कुछ ना कुछ बल कार्यरत कर रहा होगा, या फिर इस बात को ऐसे कह लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर जब हम बल लगाएंगे तो उसमें त्वरण आ जाएगा, है ना, एक्सेलरेट वो हो जाएगी। यह हमने देखा अभी जो हमने क्वेश्चन करे थे। ये बल, क्योंकि आप जानते हैं, ये फिर आप आगे की क्लासेस में जब पढ़ेंगे कि जो बल है वो सदिश होता है, मतलब ये दिशा पर निर्भर करता है। ये किस पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है। डायरेक्शन मतलब दिशा पर निर्भर होता है, जो चीज मैंने अभी समझाई आपको। मतलब किस दिशा में बल लग रहा है, इस बात से भी फर्क पड़ेगा। अगर गाड़ी पर आगे के डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो गाड़ी और तेजी से भागेगी, पीछे के डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो गाड़ी पर ब्रेक लगेंगे, गाड़ी की स्पीड स्लो होगी। तो डायरेक्शन डिपेंडेंट है। पॉजिटिव भी आ सकती है वैल्यू, नेगेटिव भी आ सकती है। नेगेटिव मतलब यहाँ पर मंदन होगा, ये जो ए का मतलब रहेगा मंदन रहेगा। पॉजिटिव होगी तो ए का मतलब क्या रहेगा, त्वरण रहेगा, जिसको हम पढ़ रहे हैं त्वरण, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन, ब्रेक हो गया, एक्सेलरेट हो गया, एफ की वैल्यू कब पॉजिटिव आएगी कब नेगेटिव, इसी तरीके से ए की वैल्यू कब पॉजिटिव आएगी कब नेगेटिव, ये सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस करनी है। तो यही सारी चीजें हैं न्यूटन के सेकंड लॉ में। आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग बात करने जाएंगे न्यूटन के जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसके ऊपर। ठीक है, तो सेकंड लॉ में हमने जो भी बातें करी हैं, ठीक है, थर्ड लॉ में हम इससे आगे की बातें करेंगे। ठीक है, जैसे हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं इसमें, ओके, और इसमें हमने क्वेश्चंस भी करे थे। ओके, अब हम थर्ड लॉ के ऊपर आएंगे। ओके, तो थर्ड लॉ को हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अब तक हमने जो जो बातें सीखी, आई होप कि आपने वो नोट डाउन करी होंगी और आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी। आप घर में भी एक बार जो है अपनी बुक खोल कर देखें, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन है, उनको प्रैक्टिस करने जाएं। ठीक है, सारे क्वेश्चन में क्लास में नहीं करवा सकता हूँ, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे ठीक लगे वो मैंने क्लास में करवा दिए हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगली क्लास में मिलते हैं ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।